तो अभिजीत कुमार जो है 84 लाख जीव योनि से खामना कर रहा है, लेकिन अपने पिताजी को छोड़ करके, क्योंकि पिताजी के प्रति बहुत घृणा उसके मन में आ जाती है। ही स्टार्टेड हेटिंग इवन द नेम ऑफ हिज फादर सो मच सो दैट ही वुड से आई कैन फॉरगिव एवरीवन एक्सेप्ट ए पर्सन नेम्ड उत्तरायण। तो उत्तरायण राजा के बारे में इतनी उसके मन में दुर्भावना आ जाती है, इतनी घृणा आ जाती है कि वो ये सोचने लगता है कि मैं हर किसी को क्षमा कर सकता हूं, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके, और वो है उत्तरायण। दिस होस्टाइल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड इज स्ट्रांग इनफ टू डिग्रेड द नेक्स्ट बर्थ। तो ये एक उदाहरण जो है मुनिश्री कीर्तिधर जी ने प्रियंकर के सामने प्रस्तुत किया कि इस तरह का जो है मन में भावना किसी के आ जाए, इस तरह की द्वेष की भावना अगर मन में आ जाए, तो ये एक मन में गांठ बांध देते हैं लोग, वो बहुत ही गलत हो जाता है, और ये बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है हमारी अगली गति को प्रभावित करने के लिए। तो इस प्रकार का जो है मन में गांठ बांध लेना किसी के प्रति, वैर भाव बांध लेना किसी के प्रति, ये हमारी गति को जो है बिगाड़ सकता है, नीची गति की तरफ ले जा सकता है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू फोस्टर सच एनमिटी। तो इस प्रकार की भावना, द्वेष की भावना जो है मन में जन्म नहीं लेनी चाहिए, और उसको हमें पालना पोसना भी नहीं चाहिए। इन एडवर्स सिचुएशंस one should try to remain calm and realize that anything can happen in this world। तो इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, और हमें हमें ये रियलाइज करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। आगे उन घटनाओं के उदाहरण आ रहे हैं। दिस विल रिड्यूस द टर्मोइल एंड सेटल द सिचुएशन। तो ये अपने भीतर के ज्वालामुखी मुखी को शांत कर देगा। अगर व्यक्ति ये सोचना शुरू कर ले कि इस संसार में कुछ भी घटित हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती है, कितना आतंकवाद होता है, कितने तरीके की के निर्दयी व्यवहार होते हैं, माया कपट झूठ सब चलता है। तो इस संसार में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, ये सोच करके अपने आप को शांत रखना चाहिए, और भीतर के भीतर के उतार चढ़ाव को हम समभाव से सहन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वन डजंट एक्नॉलेज दिस रियलिटी, one is bound to foster the bonds of enmity। अगर हम अपने भीतर में शांति को नहीं लाते हैं और इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं, तो हमारे भीतर द्वेष की भावना जन्म ले सकती है और बड़ी हो सकती है आगे जाकर। दिस इज ए प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट ऑफ कृष्णलेशिया। तो क्या बताया गया कि यह बहुत बड़ा लक्षण है कृष्णलेशिया का। तो उत्तरायण और अभिजीत कुमार के उदाहरण से हम क्या समझते हैं कि उत्तरायण ने राजपाट जो है केशी कुमार को दे दिया, अभिजीत कुमार को अपने पुत्र को नहीं दिया, अपने भतीजे या भांजे को दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा उस समय के नियमों के विरुद्ध कार्य था। उसने तो अभिजीत कुमार को नरक जाने से बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन अभिजीत कुमार के मन में एक द्वेष की भावना ने जन्म ले लिया, ईर्ष्या की भावना ने जन्म ले लिया कि केशी कुमार को कैसे राजपाट दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और वो सभी जीवों को क्षमा याचना कर सकता है, लेकिन एक उत्तरायण को क्षमा याचना, अपने पिता को क्षमा नहीं कर सकता है। तो ये इस प्रकार से उसने कृष्ण लेशिया का एक उदाहरण जो है हमारे संसार के सामने, हमारे सामने रख दिया। तो मुनिश्री कीर्तिधर जी ने ये उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। These are the 6 attributes of Krishna Lesia। Similarly, all Lesias have their prominent attributes। तो ये 6 लक्षण हमने कृष्ण लेशिया के जो है पढ़े इस पुस्तक से। अब आगे बढ़ते हैं। Which have been described extensively। तो इस तरह से बहुत ही हमने डीप में जाकर के, बहुत गहराई में जाकर के इनको समझा। These Lesia can be understood in a simpler way by the following 2 anecdotes of a जामुन। तो यहाँ पे हमने जामुन ट्री का उदाहरण अभी आ रहा है। तो हमने तो बहुत गहराई में इन लेशिया के लक्षणों को पढ़ा और समझा। तो अब जो है जामुन का
जामुन के पेड़ का उदाहरण जो है हमारी बहुत सारी पुस्तकों में आता है, वो आने वाला है। और एक और उदाहरण आने वाला है, ग्राम घातक। तो एक डाकुओं का उदाहरण है जो किसी गांव में जाकर के उसको लूटने का जो है विचार कर रहे हैं, उसका भी एक उदाहरण है। वो उदाहरण बहुत सारी पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ये इस पुस्तक में इसका विवरण आया है। तो दो उदाहरणों को माध्यम से हम सरलता से लेशिया के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ द फर्स्ट स्टोरी। तो जामुन के पेड़ की पहली जो कहानी है वो पहले आ रही है। द टेल ऑफ द जामुन ट्री। while traveling 6 friends came across a forest। तो 6 व्यक्ति जो है, 6 दोस्त जो है यात्रा कर रहे थे, और रास्ते में एक जंगल आया। और जंगल में क्या देखते हैं कि दे वर हंग्री, वो भूखे थे। दे सॉ ए ह्यूज ट्री ब्लूमिंग विथ जूसी जामुन्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पर रस वाले जामुन लगे हुए हैं, पके हुए रस भरे हुए जामुन जो है उस पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं। दे डिसाइडेड टू ईट देम टू सेचिएट देयर हंगर। तो उन्होंने अपनी भूख को मिटाने के लिए जामुन खाने का निर्णय लिया। हम भी भूखे होते हैं तो कुछ खाने की सोचते हैं। तो उनको जामुन का पेड़ दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कि इससे हम हमारी भूख को शांत करेंगे। तो वन ऑफ देम सेड लेट्स क्लाइंब द ट्री। उनमें से एक ने कहा कि चलो हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं। द अदर सेड नो, इट इज फुलिश टू डू सो, देयर इज रिस्क ऑफ हर्टिंग आवरसेल्व्स, सो देयर इज नो नीड टू डू सो। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य है, और इसमें ऊपर जाने में एक रिस्क भी है कि हमको चोट लग सकती है, कहीं गिर गए फिसल गए तो ऐसी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। सो देयर इज नो नीड टू डू। तो ऐसा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। तब वो पूछता है पहले वाला मित्र, सो हाउ शैल वी ईट। तो फिर हम कैसे खाएं। तो वो दूसरा मित्र जवाब देता है, आई हैव एन एक्स, मेरे पास तो कुल्हाड़ी है। लेट अस कट द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो हम क्या करते हैं कि इसको, पेड़ को इसके तने से काट देते हैं। इट विल फॉल डाउन एंड वी कैन इजिली relish द प्लम्स। तो वो, हम उसके तने को काट देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा पेड़, और फिर हम आसानी से जामुनों को, पके हुए जामुनों को खा सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडिंग समथिंग फ्रॉम द रूट्स। ये किसी को जड़ से मिटा देने वाली बात है, जो कि ठीक नहीं है। ये कृष्णलेशिया का बड़ा उदाहरण है। अब एक दूसरी एक कहानी आ रही है, द रुथलेस एक्शन ऑफ वाइपिंग आउट ए क्लैन, यानी कि पूरे परिवार को मिटा देना। हमारे उदयपुर की कहानी है, द स्टोरी ऑफ उदय सिंह, फादर ऑफ महाराणा प्रताप इज क्वाइट फेमस। तो महाराजा उदय सिंह की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे। देयर वाज ए कॉन्स्पिरेसी टू किल हिम। ही वाज सेव्ड बाय द सैक्रिफाइस ऑफ पन्ना धाय। तो महाराणा प्रताप जब बचपन में छोटे थे तो उस समय उनको भी मारने की जो है किसी ने प्लानिंग की थी, और किसी ने षड्यंत्र रचा था उनको मारने के लिए। ही वॉज सेव्ड बाय द सेक्रीफाइस ऑफ पन्नाध्याय। पन्नाधाय। तो पन्नाधाय ने अपने त्याग के व्यवहार से, अपने त्यागपूर्ण व्यवहार से महाराणा प्रताप को बचा लिया था। तो कैसे बचाया था वो तो आपको पता ही होगा। पन्नाधाय ने अपने स्वयं के पुत्र को महाराणा प्रताप की जगह सुला दिया था, और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। तो इस प्रकार से उसने एक बहुत बड़ा त्याग किया था, अपने बच्चे का बलिदान देकर के उस समय के राजकुमार महाराणा प्रताप को बचाया था। इन एंशियंट टाइम्स इट वाज ए कॉमन ट्रेंड टू वाइप आउट द एंटायर क्लान ऑफ किंग्स। तो जो दुश्मन होते थे वो राजाओं के पूरे पूरे परिवार को समाप्त कर देते थे। दिस मेंटालिटी ऑफ एनिहिलेटिंग द रूट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कृष्णलेशिया, यानी कि परिवार को जड़ से खत्म कर देना, किसी पेड़ को जड़ से खत्म कर देना, ये कृष्णलेशिया वाले लोगों का, उनका उनका लक्षण है ये। तो कभी कभी हमारे भी मन में ऐसा आ जाता है, तो ऐसा आते ही भाव परिवर्तन करें, तुरंत अपने भावों का परिवर्तन कर दें कि क्यों ऐसा विचार मेरे मन में आया। किसी को जड़ से मिटा देने का विचार बहुत ही बुरा विचार है, ये कृष्णलेशिया का विचार है। Even in present times, people encounter such problems and complain that evil people are trying to demolish their family using black magic। तो काला जादू का नाम भी आपने सुना होगा
कि आज के वातावरण में भी, आज के समय में भी कई लोग इस प्रकार की समस्या को फेस करते हैं और शिकायत करते हैं कि कुछ बुरे लोग जो हैं उनके पूरे परिवार को मार देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं भी आजकल आती हैं परिवारों के सामने। Atrocious emotions lead to thought of eradication of the base। तो इस प्रकार की भावनाएं कितनी खतरनाक हैं, कितनी द्वेष भावना से परिपूर्ण है कि सामने वाले के पूरे परिवार को जड़ से मिटा देना चाहते हैं, आधार से मिटा देना चाहते हैं। तो यह बहुत ही बुरी भावना है, बहुत ही नकारात्मक भावना है। हमें नकारात्मक भावना आने पर तुरंत सकारात्मक की तरफ जाना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए। अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्मय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो इस प्रकार का श्लोक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, असत से सत की तरफ जाना है और मृत्यु से अमृत की तरफ जाना है। अमृत क्या है? मोक्ष प्राप्त हो गया तो अमृत हो गया, क्योंकि वहां से आत्मा फिर से इस संसार में नहीं आती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। तो उस तरफ हमें प्रस्थान करना है। टेररिस्ट स्क्वाड्स आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कृष्ण लेशिया। तो कितने उदाहरणों के माध्यम से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो ये कथानक लिख रहे हैं और कितनी सुंदरता से वो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही रोचक लग रहा है। तो जो आतंकवादी होते हैं वो भी कृष्ण लेशिया का उदाहरण है। A lot of money and energy is spent on training people for the technique of destruction। तो आजकल कैसा वातावरण, गलत वातावरण बनाया जाता है कि वो बच्चों को और यंग लोगों को, जवानों को इस काम के लिए जो है ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और कितना पैसा और कितनी मात्रा में एनर्जी जो है, कितनी मात्रा में अपनी शक्ति का व्यय करते हैं और कितना समय बर्बाद करते हैं, कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो जो व्यक्ति जो ऐसा कार्य करते हैं वो कृष्ण लिस्या वाले होते हैं, जो कि डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं चाहते, निर्माण करना नहीं जानते हैं, सिर्फ विनाश करना जानते हैं। तो इस प्रकार की विनाशकारी जो है तकनीकी वो सिखाते हैं लोगों को। ग्रेजुअल रेक्टिफिकेशन ऑफ थॉट्स, कैसे हम अपने विचारों का जो है परिवर्तन करें, कैसे हम उनका संशोधन करें। When one of the friends suggested cutting down the entire tree, the other said। तो जब किसी मित्र ने ये सुझाया कि हम पूरे पेड़ को जड़ से काट दें, तो दूसरे मित्र ने कहा, ओ ब्रदर, why should we do this? क्यों हम ऐसा करें मेरे भाई, ऐसा कार्य क्यों करें? If we uproot the tree, it would adversely affect the environment and the wildlife here। तो हम पूरे पेड़ को अगर काट देंगे तो ये यहाँ के वातावरण को और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के जो जीव जंतु है, उनके ऊपर गलत असर डालेगा, उनको नुकसान होगा। लेट अस कट अ बिग ब्रांच। तो हम क्यों नहीं एक बड़ी सी शाखा को काट लेते हैं। द ट्री वुड बी सेव्ड whilst our needs would be satisfied। तो हमारी जो जरूरत है इस समय वो पूरी हो जाएगी और ये जो पेड़ है वो भी बच जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कार्य करें। दिस इज अनदर टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस वेयर देयर इज अ स्लाइट रिडक्शन इन क्रूएलिटी कंपेयर टू अपरूटिंग द एंटायर ट्री। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो है थोड़ा सा भावधारा जो है थोड़ी सी नीचे की तरफ गई है, मतलब नीचे की तरफ नहीं कहें, क्रूरता नीचे की तरफ गई है, लेकिन भावधारा तो ऊंची उठी है। तो ये अलग तरह का जो है विचार उसके मन में आया और उसने इस प्रकार का सुझाव दिया कि हम इतनी क्रूरता ना करें और सिर्फ एक बड़ी शाखा को काट लें। द थर्ड फ्रेंड सेड। तो उस समय तीसरा व्यक्ति बोलता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड इवन विथ योर सजेशन। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं तुम्हारे इस सुझाव पर। अवर हंगर वुड बी सेटिस्फाइड इवन बाय द जामुन्स प्रेजेंट ऑन स्मॉल सब ब्रांच। तो हम एक छोटी सी शाखा पर लगे हुए जामुनों को देखें तो उनसे ही हमारा जो है हमारी भूख शांत हो जाएगी, उसी से हमारी जरूरत जो है पूरी हो जाएगी। चॉपिंग द बिग ब्रांच वुड बी वेस्टफुल। बड़ी शाखा को काटना तो एक
जो है गलत कार्य हो जाएगा, उससे बहुत सारे जामुन जो है व्यर्थ नष्ट हो जाएंगे और वो शाखा भी नष्ट हो जाएगी। द फर्स्ट थॉट करस्पॉन्ड टू कृष्णलेशिया, सेकेंड वन टू नीललेशिया, while the third one represents कपोतलेशिया। तो अब ये उदाहरण से हमें कितने अच्छे उदाहरण से समझाया गया है कि पहला जो उदाहरण था, जो जड़ से काटता है वो कृष्णलेशिया का था, दूसरा जो है बड़ी शाखा को काटता है वो नीललेशिया का था, और तीसरा जो छोटी शाखा को काटता है वो कपोतलेशिया का उदाहरण था। दिस शोज द ग्रेजुअल रेक्टिफिकेशन ऑफ थॉट्स। तो जो धीरे धीरे विचारों में संशोधन हो रहा है वो हमें बताया जा रहा है। अब चौथे मित्र की बात सुनिए। द फोर्थ फ्रेंड सेड, देयर इज नो नीड ऑफ इवन चॉपिंग ए स्मॉल ब्रांच। आपको कहाँ जरूरत है छोटी सी इस शाखा को भी काटने की। ए ट्विग वुड बी सफिशिएंट फॉर अस। वो क्या कहता है कि एक छोटा सा गुच्छा वो हमारे लिए जो है हमारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ तेजस्लेशिया। तो अब जो है भावों में उन्नति होते हुए कहाँ पहुंच गए, तेजस्लेशिया में पहुंच गए। तो ये प्रशस्त लेशिया है। जो पीछे की 3 लेशियाएं थी वो अप्रशस्त लेशियाएं थी, वहां से उठ करके हम प्रशस्त लेशिया की तरफ बढ़ गए। दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी बिगिंस इन ए लेमैन। तो यहाँ से आध्यात्मिकता की शुरुआत हो रही है एक श्रावक के भीतर। द इम्पेटस इज अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी वायोलेंस। तो जो बिना कारण की जो क्रूरता थी, बिना कारण की जो हिंसा थी, उससे कैसे बचा जाए, ये इसमें इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है। अब पांचवें दोस्त की बात सुनिए। द फिफ्थ फ्रेंड सेड, व्हाई शुड वी इवन ब्रेक ए ट्विग, वी कैन सिंपली प्लक बंचेस ऑफ जामुन्स। तो हम ये गुच्छे को भी, पूरे गुच्छे को भी क्यों तोड़ें, हमको तो हमारी भूख मिटानी है, छोटे से गुच्छे से भी हमारा काम चल सकता है। तो हम कुछ थोड़े से जामुन, गुच्छे को भी छोड़ दें, हम थोड़े से जामुन ही तोड़ लें, उनसे ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये पांचवें मित्र की बात है। दिस थॉट इज ए रिजल्ट ऑफ पद्मलेशिया। तो ये पद्मलेशिया वालों का, उनकी भावधारा का उदाहरण है, उनका परिणाम जो है यहाँ पद्मलेशिया का परिणाम हमें बताया जा रहा है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, it is elevation of spirituality, awakened person to not hurt any living organism। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो आध्यात्मिक रूप से उत्थान कर चुके हैं, जो जागृत हैं, वो किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, भले वो पेड़ हो, पौधा हो, फल हो, फूल हो, या छोटा कीड़ा हो, या कोई बड़ा जीव हो। सो द सिक्स्थ फ्रेंड सजेस्टेड दैट। अब छठे मित्र की बात सुनते हैं, वो और भी आगे बढ़ गया है आध्यात्मिकता में। इट इज नॉट इवन नेसेसरी टू प्लग द जामुन्स, मेनी राइपन्ड जामुन्स आर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड अराउंड अस। तो क्या कहता है, दे आर सफिशिएंट टू सेटिस्फाई अवर हंगर। तो छठा मित्र क्या कहता है कि हमें तो पेड़ पर लगे हुए जामुनों को भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, उससे पेड़ को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। बहुत सारे पके हुए जामुन आप नीचे देखिए धरती पर बिखरे हुए हैं, हम उनको ही ठीक ठाक करके खा सकते हैं। दे आर सफिशिएंट, वो हमारे लिए पर्याप्त है, हमारी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है, तो क्यों हम पेड़ को तकलीफ दें। दिस इज थॉट ऑफ शुक्ल लेशिया। ये सबसे प्रशस्त लेशिया शुक्ल लेशिया का उदाहरण है। शुक्ल लेशिया के भावों के परिणाम इस प्रकार के होते हैं कि वो सबसे कम हिंसात्मक होता है। Every person should be curious about which लेशिया they are in। तो हर व्यक्ति को अपनी लेशिया की जानकारी रखनी चाहिए। कितनी सुंदर बातें हमें बताई जा रही है कि हमें हमारी भावधारा, हमारे भीतर क्या चल रहा है, उसकी जानकारी हर वक्त रखनी चाहिए, ताकि हम अनर्थ पापों से बचें, अनर्थकारी हिंसा से बचें। किंग प्रियंकर टू हैड द सेम क्वेश्चन। तो जो राजा, अभी प्रियंकर तो राजा बन गया ना, हरिदमन जो है पहले राजा था, उसकी मृत्यु के बाद राजकुमार प्रियंकर राजा बन गया है, तो इसीलिए उसके बारे में राजा संबोधन है। राजा प्रियंकर टू हैड द सेम क्वेश्चन। तो राजा प्रियंकर के भीतर यही इसी प्रकार के प्रश्न थे। मुनि कीर्तिधर while explaining all the attributes of कृष्ण लेशिया said,
तो मुनिश्री कीर्तिधर जी ने सारे लक्षण कृष्ण लेशिया के बताए और उसके बाद कहा, प्रियंकर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वालिटीज वन कैन आइडेंटिफाई पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विथ कृष्ण लेशिया। तो प्रियंकर, इसके आधार पर इन लक्षणों के आधार पर जो है हम कृष्ण लेशिया वाले व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके व्यवहार से हम जान सकते हैं, उनके व्यक्तित्व से हम जान सकते हैं और इन लक्षणों के माध्यम से हम अपने स्वयं के बारे में भी जान सकते हैं। अब इस चैप्टर का समापन हो गया है और इसके अंत में कुछ बिंदु लिखे हैं। द स्टेट ऑफ माइंड, बिहेवियर एंड इमोशंस आर इंडिकेटिव ऑफ द टाइप ऑफ लेशिया विच इज एट प्ले एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में क्या उसकी उस समय की स्थिति है और क्या हमारे भीतर भावनाएं चल रही हैं और हमारा व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर कौन सी लेशिया उस समय हमारे भीतर है, ये हमें पता चल जाता है। लॉर्ड महावीरा फॉर्मुलेटेड ए रूल टू नॉट पार्टेक फूड विदाउट रिजॉल्विंग योर क्वारल्स। तो मुनियों के लिए भगवान महावीर ने यह फार्मूला बताया, यह सूत्र बताया कि आहार नहीं लेना है बिना खमत खामना किए और बिना अपने झगड़ों को सुलझाए। तो यह मुनिश्री जी के लिए है। एंड एवरी पर्सन शुड बी क्यूरियस अबाउट विच लेशिया दे आर इन। तो हर व्यक्ति को लेशिया के बारे में, अपने भीतर क्या चल रहा है, उन परिणामों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो मुनिश्री जी के लिए भोजन के पहले सब झगड़ों को सुलझाना है और हम जैसे श्रावकों के लिए या तो रोज के प्रतिक्रमण के समय या 15 दिन के भीतर पक्षी के प्रतिक्रमण के समय या फिर 4 मास में चौमासी प्रतिक्रमण के समय या फिर वार्षिक रूप से संवत्सरी के प्रतिक्रमण के समय इन सब बातों को, झगड़ों को सुलझा करके क्षमा याचना कर लेनी है। अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है, यह नील लेशिया के बारे में है। तो रियलाइज द इम्प्रोविडेंस ऑफ नील लेशिया। अब नील लेशिया के बारे में हम समझना शुरू करते हैं। मुनि कीर्तिधर vividly explained the attributes and doctrine of Krishna Lesha, King Priyankar said। तो जब मुनि श्री कीर्तिधर जी ने बहुत अच्छे से कृष्ण लेशिया के लक्षणों को और उसके सिद्धांत को समझाया, तब किंग प्रियंकर, राजा प्रियंकर ने आगे बातचीत शुरू की। उसने कहा, योर एक्सप्लेनेशन सीम्स टू बी एब्सोल्युटली ट्रू। आपका जो आपने जो ये हमें विस्तार से बताया है और वो हमें बहुत ही सत्य लग रहा है। और we do come across people with different levels of cruelty and kindness। हम जो है संसार में रहते हैं और अलग अलग तरह के व्यक्तियों से हमारा पाला पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों से हम मिलते जुलते हैं जिनके भीतर अलग अलग प्रकार की जो है क्रूरता होती है, क्रूरता के अलग अलग लेवल्स होते हैं और करुणा के भी इसी प्रकार से अलग अलग स्तर होते हैं। लेवल्स का हिंदी में अर्थ है स्तर होना। तो जैसे कि पायदान होते हैं ना सीढ़ियों में, वैसे ही क्रूरता और करुणा के भी पायदान होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। गुणस्थानों के बारे में शायद आपको पता होगा, 14 गुणस्थान होते हैं। वो भी एक तरह से आध्यात्मिक विकास के पायदान हैं, आध्यात्मिक विकास के बैरोमीटर हैं। एक बार हमारे ग्रुप में प्रश्न भी उठा था कि आध्यात्मिकता को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कैसे उसको माप सकते हैं। तब इस प्रकार से गुणस्थानों का उदाहरण देकर के हमने बताया था कि ये हमारा हमारा आध्यात्मिकता का हमारी आध्यात्मिकता को मापने के लिए एक बड़ा मीटर है, बैरोमीटर की तरह है। और आगे हम पढ़ते हैं कि क्या आ रहा है। तो इसी प्रकार से क्रूरता और करुणा को भी मापा जा सकता है, उसके भी अलग अलग पायदान हैं, अलग अलग स्तर हैं। दिस डिस्पैरिटी इज कॉमनली नोटिस्ड इन आवर सोसाइटी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कोई ऊपर है आध्यात्मिकता में, कोई नीचे है, करुणा में भी कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्तर होता है। तो इसको साधारण रूप से हम सोसाइटी में भी देखते हैं।
I myself have witnessed many situations which exhibit the different intensities of both cruelty and kindness. तो प्रियंकर कहते हैं कि मैंने स्वयं ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, ऐसी घटनाएं मेरे सामने भी घटित हुई हैं, जिसमें कि अलग-अलग स्तर की अलग-अलग स्तर की जो है क्रूरता और करुणा मैंने देखी है लोगों के भीतर। आई वुड लाइक टू नो द रीज़न बिहाइंड इट। तो मैं इसके बारे में आपसे कारण जानना चाहूँगा। तो ठीक है, मुनिश्री रिप्लाइड, मुनिश्री कहते हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आवर बिहेवियर इज़ द आउटकम ऑफ आवर लेश्या। हमारा जो व्यवहार है, वो हमारे भीतर की लेश्या का ही परिणाम है। तो मन में जो भी विचार आ रहे हैं, वाणी से हम जो भी बोल रहे हैं, शरीर से जो भी व्यवहार कर रहे हैं, ये सारा का सारा लेश्याओं का परिणाम है। रिमेंबर द स्टेटमेंट, एज इज द लेशिया सो इज द बिहेवियर। तो आप इस वाक्य को याद कर लें कि जैसी लेशिया होगी वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ लेशिया कैन बी डन बाय एनालाइजिंग वंस बिहेवियर। तो आप अपने व्यवहार को समझने की कोशिश करें, उसका विश्लेषण करें, तो आपके भीतर उस समय कौन सी लेशिया चल रही है, उसके बारे में पता चल जाएगा। According to medical science, neurotransmitters can directly or indirectly influence neurons in a specific portion of the brain, thereby affecting behavior. हमारा जो ये मस्तिष्क है, उसके भीतर विज्ञान ये बताता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो ये मस्तिष्क के भीतर की बात है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लेशिया कैन बी डन बाय एनालाइजिंग वंस बिहेवियर। तो लेशिया का जो विश्लेषण हम अपने व्यवहार से करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। तो विज्ञान के और जो मेडिकल साइंस जो बताती है, वो क्या बताती है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस न्यूरॉन्स। तो जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं इन ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन, जो कि हमारे मस्तिष्क के एक विशेष भाग में है, देयर बाय अफेक्टिंग बिहेवियर। और वो जो न्यूरॉन्स हैं बाद में हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों और हमारी कोशिकाओं और हमारे शरीर के ऊपर उसका जो है प्रभाव डालते हैं। और उसी प्रकार से हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारे विचार जो हैं, वाणी जो है और हमारे शरीर के जो एक्शंस हैं, वो प्रभावित होते हैं और उसी प्रकार से हमारा व्यवहार भी प्रभावित हो जाता है। इन द स्पिरिचुअल जार्गन, जैनिज्म प्रोक्लेम्स दैट लेशिया अफेक्ट्स बिहेवियर। तो आध्यात्मिक भाषा में अगर हम कहें, तो जैन दर्शन जो है यह क्लेम करता है, यह बताता है कि लेशिया जो है व्यवहार को प्रभावित करती है। डिस्पैरिटी इन क्राइम्स। तो जो क्राइम कमिट करते हैं लोग, जो अपराध करते हैं, उसमें भी जो है कई प्रकार के स्तर होते हैं। तो उसके बारे में प्रियंकर बताता है, ओ महाराज, वी आर रूलर्स एंड व्हाइल गवर्निंग वी कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ केसेज। तो वो कहता है कि मुनिश्री जी, जब हम जो है पूरे राज्य के ऊपर जो राज करते हैं, उस समय हमारे पास अलग-अलग तरह के केस आते हैं, अलग-अलग प्रकार के उदाहरण आते हैं। आजकल भी कोर्ट में अलग-अलग तरह के केस जाते हैं। उसी प्रकार उस समय राजा के दरबार में इस प्रकार के केस आते हैं। न्याय के लिए और अन्याय से बचने के लिए लोग गुहार लगाया करते थे और कई राजाओं के तो राज्यसभा के बाहर घंटा लगा होता था। तो कोई भी किसी प्रकार का अन्याय करता था, तो जो अन्याय से प्रभावित होने वाला व्यक्ति शिकायत करने के लिए राज दरबार जाता था और उस घंटे को बजाता था। और वो घंटे को बजाने से राजा को सूचना प्राप्त हो जाती थी कि कोई फरियादी आया हुआ है। उसको अंदर बुलाया जाता था, उसकी बात को सुना जाता था और न्याय किया जाता था। तो लेट मी टेल यू वन सच इंसिडेंट। तो राजा प्रियंकर एक उदाहरण बताने जा रहे हैं। अवर आर्मी अरेस्टेड 6 चीफ्स ऑफ डकॉइट्स हु वर गोइंग टू डिस्पॉइल ए विलेज। तो क्या कह रहा है कि हमारी सेना ने 6 डाकुओं के सरदारों को गिरफ्तार किया, जो कि एक गांव को नष्ट करने के लिए जा रहे थे। दे वर
then presented in the court, तो वो उनको सेना ने वहां राजा के दरबार में लाके प्रस्तुत किया. All of them confessed, but there was disparity in their crimes which they themselves expressed. तो उन लोगों ने अपना अपराध मान लिया, लेकिन उनके अपराधों में भी जो है अलग अलग स्तर था. कोई बहुत ज्यादा क्रूर था तो कोई कम क्रूर था. तो क्रूरता के स्तर में अलग अलग उसमें अलग अलग जो है क्रूरता का स्तर उनका जो है अलग अलग था. which they themselves expressed, तो उन्होंने स्वयं बताया. they said, coming across a big village, we thought this is a rich and prosperous village and there is a possibility of accumulating a lot of wealth. तो जब वो जा रहे थे गांवों को लूटने के लिए, तो यात्रा करते करते उन्हें एक बहुत बड़ा गांव दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कि यह बहुत ही धनवान गांव है और इसमें हमें बहुत सारा माल मिल सकता है, बहुत सारी धन संपत्ति हमें यहाँ से प्राप्त हो सकती है. तो we discussed our plan of action amongst ourselves, but everyone's suggestion was different. तो उन लोगों ने अपना आगे का प्लान जो है आपस में बातचीत के माध्यम से डिस्कस किया, और जब उन्होंने अपनी बातचीत की, वो किस प्रकार से की वो आगे आ रहा है. तो आपस में वो लोग बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे को सुझाव दे रहे हैं. उनके सुझाव लेकिन अलग अलग थे. द फर्स्ट चीफ कन्फेस्ड, I suggested that let's attack the village and kill each and every living being. तो पहला जो डाकू है, डाकुओं का सरदार है, वो क्या कहता है कि मेरा सुझाव यह है कि हम इस गांव पर आक्रमण करते हैं और जो हमारे सामने दिखाई दे, और कोई भी सामने जीवित व्यक्ति दिखाई दे या जीवित कोई भी प्राणी दिखाई दे, उन सबको हम मार देते हैं. तो एट टाइम्स इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन टर्न आउट टू बी डेंजरस. तो उसका विचार क्या था कि कभी कभी जो पक्षी होते हैं और पशु होते हैं वो भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. जैसे कुत्ते डाकुओं को देख करके भौंकने लगते हैं और उनके ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं. तो इस प्रकार से वो डाकू कहता है कि हमें किसी को भी नहीं बख्शना है, जो सामने जीवित प्राणी दिखाई दे सबको मार देना है. दे कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स. तो पुराने जमाने में पक्षी जैसे तोते भी होते थे, तो वो भी डाकुओं को आता देख करके कुछ आवाजें करते थे और उससे जो है सामने वाले व्यक्ति को या गांव के प्रमुख को पता चल जाता था कि कोई गलत हरकत अब होने वाली है या डाकू आने वाले हैं. तो विच कैन एंट्रैप अस, तो हमारे लिए वो एक ट्रैप हो सकता है, हम उसमें जाल में फंस सकते हैं. इस प्रकार का जाल भी उस समय में बिछाया जाता था, जहां पर तोते या इस प्रकार के कबूतर या इस प्रकार के प्राणी संदेशवाहक का काम करते थे, संदेश भेज सकते थे. सो आफ्टर वाइपिंग आउट एवरी लिविंग क्रीचर वी कैन इजीली लूट द विलेज. तो वो डाकू कहता है कि सभी प्राणियों को नष्ट करके हम इस गांव को आराम से फिर लूट सकते हैं. द सेकंड वन सेड, तो दूसरा डाकुओं का सरदार कहता है, लेट्स नॉट बी सो क्रूएल, हमें इतना क्रूर नहीं बनना है. लेट अस थिंक अबाउट इट, तो हम जरा सोचें. अवर फोकस इज मनी, वेल्थ एंड पोसेशंस. हमारा जो फोकस क्या है, हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, लोगों के पास क्या है कीमती मूल्यवान, वो सब चीजें हमें चाहिए. एनिमल्स एंड बर्ड्स वुडंट पोज ए थ्रेट टू अस. तो ये जो पशु पक्षी हैं वो हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकते. सो व्हाई शुड वी किल देम विदाउट ए वैलिड रीजन. तो हम उनको क्यों मारें? कोई सही कारण भी तो होना चाहिए उसके पीछे. लेट अस इरेडिकेट द ह्यूमंस एंड लूट द विलेज. तो हमें सिर्फ जो व्यक्ति हैं उनको ही सिर्फ मारना है और फिर हम आराम से इस गांव को लूट लेते हैं. तो दीज आर टू लेवल्स ऑफ क्राइम. ये एक अपराध करने के दो स्तर हो गए. तो द फर्स्ट वन इज वेयर एवरीवन इज किल्ड, व्हाइल इन द सेकंड ओनली ह्यूमंस आर किल्ड. तो पहले में क्या है कि सभी प्राणियों को मार देना है, और दूसरे में क्या है कि सिर्फ व्यक्तियों को मारना है, सिर्फ मनुष्यों को मारना है, उसमें पशु पक्षियों को नहीं मारना है. द थर्ड चीफ सजेस्टेड, अब तीसरे डाकू के सरदार की बारी आती है. वो क्या सुझाव दे रहा है हम सुनते हैं. ब्रदर्स, भाइयों, वुमेन कैन डू नो हार्म टू अस.
महिलाएं तो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओनली मेन आर ए हिंड्रेंस टू अस। जो आदमी हैं यानी कि जो पुरुष हैं वही हमारे लिए रुकावट हैं। लेट्स किल ओनली मेन। हमें खाली पुरुषों को मारना है। वुमेन आर हार्मलेस क्रीचर्स। तो जो महिलाएं हैं वो तो हार्मलेस क्रीचर हैं, यानी उनसे हमें कोई हानि नहीं पहुंच सकती, वो हानिकारक नहीं है। दे कैनॉट चैलेंज अस। वो तो हमें चैलेंज भी नहीं कर सकती हैं, हमें हमारा सामना भी नहीं कर सकती हैं। तो वाई बोदर अबाउट देम। तो क्यों हम उनके बारे में सोचें जो हमारा सामना नहीं कर सके, जो हमें चैलेंज नहीं कर सके और जो हमारे साथ युद्ध नहीं कर सके। उनको नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। नाउ देयर वर थ्री थॉट्स। अब आप देख लीजिए कि क्रूरता के तीन स्तर तो हमें यहीं दिखाई दे गए। तीन तरह के विचार आ गए। किल ऑल द ह्यूमंस एनिमल्स एंड बर्ड्स। सारे पुरुषों को, सारे महिलाओं को, सारे बच्चों को, सारे पशु पक्षियों को मार देना है, ये पहला विचार। डोंट किल एनिमल्स। पशु पक्षियों को नहीं मारना है, ये दूसरा विचार। डोंट किल वुमन, ये तीसरा विचार। यानी दूसरे विचार में पशु पक्षियों को नहीं मारना है, तीसरे विचार में महिलाओं को नहीं मारना है। द फोर्थ चीफ सेड। अब चौथे डाकुओं के सरदार की बात सुनते हैं। यू आर आस्किंग टू किल ऑल द मेन। आप सभी पुरुषों को मारने की बात कर रहे हैं। बट ऑल मेन आर नॉट हार्मफुल। सभी पुरुष तो इतने नुकसानदायक नहीं होते हैं। मे बी वी शुड किल मैन विथ वीपन्स ओनली। हमें सिर्फ ऐसे पुरुषों को मारना है जिनके पास औजार हैं, हथियार हैं। दे कैन बी डेंजरस। सिर्फ वही लोग हानिकारक हो सकते हैं। वाई किल द इनोसेंट हार्मलेस मैन। क्यों हम जो है निर्दोष व्यक्तियों को, निर्दोष पुरुषों को मारें जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं है। Nowadays, innocent people are killed due to mass violence and terrorism। तो आपके पास सामने कई उदाहरण है। जब बम विस्फोट होता है आतंकवाद के कारण, क्रूरता के कारण, तो कई निर्दोष प्राणी भी उसमें मारे जाते हैं। तो ये हम कई बार हमें देखने को मिलता है। द फिफ्थ चीफ सेड। फिर पांचवा डाकुओं के सरदार की बारी आती है। तो वो कहता है कि वाई शुड वी इवन किल द वंस कैरिंग वीपन्स। वी कैन किल ओनली दोज मैन हु अटैक अस, लिविंग द रेस्ट। अब पांचवें डाकुओं का सरदार कहता है कि हमें उन उन पुरुषों को मारने की जरूरत नहीं है जो औजार लेकर के खड़े तो हैं लेकिन हमारा सामना नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। जो पुरुष औजार वाले हैं, हथियार वाले हैं, लेकिन हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, उनको मारने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये भी सुझाव सुन लिया गया। अब छठे डाकुओं के सरदार की बारी आती है। द सिक्स्थ वन फाइनली सेड, आई डोंट एग्री टू एनी ऑफ योर सजेशंस। मैं आपके किसी भी सुझाव से सहमत नहीं हूं। ऑन थिंकिंग वाइजली वी शुड मेक सच ए स्ट्रेटेजी दैट वी गेट अवर वेल्थ विदाउट किलिंग एनीवन। तो हमें कुछ ऐसा प्लान करना है, कुछ ऐसा विचार करना है, ऐसा व्यू ऐसे व्यू की रचना करनी है कि हमें किसी भी प्राणी को मारने की जरूरत ना पड़े। हमें तो सिर्फ धन संपत्ति से मतलब है, तो हमें प्राणियों को मारने की जरूरत ही क्या है। एज इन द एंड ऑल वी नीड इज मनी नॉट लाइफ। हमें किसी के जीवन की जरूरत नहीं है, किसी की जिंदगी लेने की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ पैसे और धन संपत्ति की जरूरत है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। जामुन का उदाहरण तो हम सबने सुना हुआ है, लेकिन ये डाकुओं का उदाहरण पहली बार हमने सुना। तो इसको फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पहला विचार क्या था? किल ऑल द ह्यूमंस एनिमल्स एंड बर्ड्स। यानी सारे पुरुषों को, सारे महिलाओं को, सारे बच्चों को और सारे पशु पक्षियों को मार दिया जाए, फिर इसे लूटा जाए गांव को। दूसरे ने क्या कहा? किल एनिमल्स, डोंट किल एनिमल्स, सॉरी, डोंट किल एनिमल्स, यानी पशु पक्षियों को नहीं मारा जाए। तीसरे ने कहा डोंट किल वुमेन, तो महिलाओं को मारने की जरूरत नहीं है, ये तीसरे का विचार था। चौथे का विचार था कि सिर्फ हथियार वाले लोगों को मारा जाए, बाकी दूसरों को मारने की जरूरत नहीं है। जो पुरुष हथियार लेके खड़े हैं उन्हीं को मारना है। पांचवे ने क्या कहा कि हथियार वाले पुरुषों को भी सबको मारने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पर आक्रमण करे उसी को मारने की जरूरत है।
और छठे ने क्या कहा कि हमें तो किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ पैसा और संपत्ति चाहिए। तो हमको कुछ ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसी व्यूह रचना करनी चाहिए, ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि जिससे हमें सिर्फ धन संपत्ति मिल जाए, किसी भी प्राणी को मारने की जरूरत ना पड़े। तो कैन थॉट्स बी प्यूरिफाइड? अब अगला प्रश्न आता है कि हमारी भावधारा को शुद्ध कैसे करें? क्या हम उनको शुद्ध कर सकते हैं? लुक एट द एक्सटेंट ऑफ थॉट्स। कितने विचार मस्तिष्क में आते हैं एक दिन में? कई कई विचार आते हैं। कहीं कहीं पे जीवन विज्ञान की पुस्तकों में एक संख्या भी बताई जाती है, लाखों में विचार आते हैं हमारे मस्तिष्क में। साधारण प्राणी के मन में लाखों की संख्या में विचार आते हैं एक ही दिन में। तो फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट एंड वेयर डिड इट एंड? उनकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ जाकर के समाप्त होते हैं वे विचार? द थॉट ऑफ द डेकॉइट स्टार्टेड विथ killing everyone and it reached to not killing everyone. तो विचारधारा कहाँ से शुरू हुई, सभी प्राणियों को मार दिया जाए, और कहाँ जाके समाप्त हुई कि हमें किसी भी प्राणी को मारने की जरूरत नहीं है। वॉशिंग द बिटर गोड बिफोर कुकिंग रिड्यूसेस इट्स बिटरनेस। तो जो करेला भी होता है ना, तो उसको भी पकाने से पहले बार बार धोया जाए तो उसकी कड़वाहट जो है कम हो जाती है। तो दिस क्लींसेस द बिटर गोड, वाटर इज आल्सो प्योरिफाइड। तो इस प्रकार से करेले को धोने से दोनों चीजें शुद्ध हो गई। करेला भी अपनी कड़वाहट को लेकर के आता है, उसकी कड़वाहट भी कम हो गई, और जो पानी था वो भी करेले करेले के संपर्क में आने से वो भी शुद्ध हो गया। तो ड्यूरिंग आवर जर्नीज वी वुड ऑफन गेट मडी वाटर। हम अगर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो कहीं कहीं पे हमें कीचड़ से भरा हुआ पानी भी दिखाई देता है। टुडे द अवेलेबिलिटी ऑफ प्योरिफाइड वाटर हैज इम्प्रूव्ड ग्रेटली। आज के जमाने में हमें जो है शुद्ध पानी मिल रहा है, और शुद्ध पानी का जो हमारे घरों में नल वगैरह लगे हुए हैं, तो शुद्ध पानी बड़ी आसानी से हमें मिल जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा विकास है कि बहुत सारे घरों में शुद्ध पानी जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कालुगणी, हमारे 8वें आचार्य कालुगणी के समय में, अगर आप सोचें कि ओनली मडी वाटर वाज अवेलेबल इन विलेजेस विच वुड ऑलमोस्ट बी हाफ मड एंड हाफ वाटर। यानी इस प्रकार का पानी उस समय में मिला करता था कई कई क्षेत्रों में। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि गर्मी की छुट्टियों में हम गांव में जाते थे तो कुएं में पानी बहुत नीचे रहता था, और पूरा कीचड़ से नीचे तो पूरा कीचड़ से भरा हुआ होता था, और ऊपर ऊपर का पानी हम छान करके लाते थे और घरों में उसको रखते थे। तो मडी वाटर वाज अवेलेबल इन विलेजेस विच ऑलमोस्ट हाफ मड एंड हाफ वाटर, यानी उसमें आधा कीचड़ और आधा पानी जैसा रहता था, तो उसकी सफाई करनी पड़ती थी। सच नॉन पोर्टेबल वाटर वाज ट्रीटेड विथ एल्यूम इन द ऑर्डर टू प्योरीफाई इट। तो हम लोग क्या करते थे, उस ऐसे पानी को घरों में लाके रखते थे और उसके अंदर फिटकरी कुछ 2-3 बार 4 बार घुमा देते थे, तो सारा कीचड़ जो है नीचे बैठ जाता था, तल में बैठ जाता था, बर्तन के नीचे जाके बैठ जाता था, ऊपर के पानी का उपयोग किया जा सकता था। द मड वुड सेटल एट द बॉटम लिविंग द वाटर क्लीन। तो जो कचरा जो है वो नीचे बैठ जाता था, ऊपर का पानी शुद्ध हो जाता था। दिस मेथड ऑफ ट्रीटिंग वाटर फॉर मल्टीपल यूजेस वाज यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स। तो इस प्रकार का जो ये इस प्रकार की विधि है वो पानी को शुद्ध करने के लिए हमने बहुत बार अपने उपयोग में हम ले चुके हैं। सिमिलरली द थॉट्स कैन बी आल्सो प्योरिफाइड। अब जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि इसी प्रकार से हमारे विचारों का भी शोधन किया जा सकता है। आपको पता ही होगा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितने कितने हमें अवदान दिए हैं। जीवन विज्ञान का अवदान दिया, फिर प्रेक्षा ध्यान का हमें अवदान दिया, और प्रायोगिक रूप से अपने स्वयं के शरीर पर प्रयोग कर करके और इन विधियों का जो है विस्तार से विवेचन किया और हमें बहुत बड़े बड़े अवदान दिए। दिस प्रोसेस हैपन्स ग्रेजुअली। वो कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे हो सकता है, एकदम से नहीं होता है। द थॉट्स एम्बार्क फ्रॉम ए पॉइंट एंड ट्रेवल टू सम अदर पॉइंट कंप्लीटली। जो विचार हमारे होते हैं वो एक बिंदु से लेकर के यात्रा करना शुरू करते हैं और एक टोटली अलग प्रकार के बिंदु पर जाकर के समाप्त हो सकते हैं, पूर्ण रूप से किसी अलग बिंदु पर जाकर के रुक सकते हैं।
लेट अस पॉन्डर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल इश्यूज। तो हमें जो सामाजिक, कई प्रकार के सामाजिक समस्याएं हैं, कई प्रकार की समाज में समस्याएं हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें विचार करते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं। मैनी पीपल आर किल्ड अननेसेसरीली। बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है बिना किसी कारण के। somebody simply barges into a shop and starts shooting। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है गन लेकर के, बंदूक लेकर के, पिस्तौल लेकर के किसी भी दुकान में घुस जाता है और बिना कारण से एक फायरिंग जो है, बंदूक चलाना जो है वो शुरुआत कर देता है। हर किसी के ऊपर अपने पिस्तौल से, अपने रिवॉल्वर से गोलियां दागना शुरू कर देता है। इवन कंट्रीज लाइक आयरलैंड, यूएसए, ब्रिटेन एटसेट्रा हैव नॉट बीन स्पेयर्ड फ्रॉम सच एक्ट्स। हम कई बार पेपर में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। अमेरिका में तो ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा घटित होती हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी व्यक्ति को आसानी से हथियारों का लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति के लिए हथियार प्राप्त करना बहुत आसान है। तो वहां इस प्रकार की घटनाएं बहुत मात्रा में घटित होती हैं। In the year 1996, there was a bomb blast in Lajpat Nagar, Delhi। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि 1996 में लाजपत नगर दिल्ली में बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। तो वहां पर द कार्स बाउंस्ड इन द एयर लाइक ए बॉल। तो जो वहां पर पार्किंग की हुई कारें थी, वहां खड़ी हुई कारें थी, वो हवा में एक गेंद की तरह उछल रही थी। तो सच इंसिडेंसेस हैव अकर्ड इवन इन राजस्थान। तो इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में भी घटित हुई हैं, मुंबई में भी घटित हुई हैं। ऑल दीज एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ कृष्णलेशिया। तो ये सब जो घटनाएं हैं कृष्णलेशिया का उदाहरण है। अब आगे पढ़ते हैं। ओनली ए पर्सन विथ प्रोमिनेंट कृष्णलेशिया कैन थिंक ऑफ किलिंग समवन। तो आगे बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति में प्रचुर मात्रा में कृष्णलेशिया है, वही किसी दूसरे प्राणी को मारने की सोच सकता है। क्योंकि बहुत क्रूरता जब भावों में आती है, तभी कोई व्यक्ति किसी को मारने की सोचता है। तो मारने की सोचने का विचार भी नहीं अपने मन में आना चाहिए। आ जाए तो तुरंत उसको निकाल करके पॉजिटिव यानी सकारात्मक भावों में चले जाएं। उस समय हो सकता है तो सामायिक कर लें, नवकार मंत्र का जाप शुरू कर दें। तो क्या होगा, आपके मस्तिष्क को समय मिलेगा अपनी भावधारा के परिवर्तन का। दे डोंट गिव ए सेकेंड थॉट। आपने ऋषि प्रसन्न चंद्र जी की घटना तो सुनी होगी, वो बाद में हम उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। उनके मन में भी भावधारा का ऐसा जो है ऐसी भावधारा उनके भीतर आई थी कि वो सातवीं नरक तक पहुंच गए थे अपनी भावों के कारण। और फिर ऊंचे उठते 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 वो नरक से बाहर निकल करके देवलोक, देवलोक से भी बाहर निकल करके केवल ज्ञान के स्तर पर पहुंच गए थे। तो भावों का परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ही व्यक्ति को सुध-बुध आए कि ये ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आ रहा है, तुरंत उसको भावधारा को परिवर्तन करने के प्रयोग शुरू कर देने चाहिए। भले नवकार मंत्र का जाप करो, भले भक्तामर का जाप कर लो उस समय, भले सामायिक कर लो और ध्यान साधना कर लो। तो परिवर्तन के कई उपाय हैं। बट दे डोंट गिव ए सेकंड थॉट। तो वो बताया जा रहा है कि किसी प्राणी को मारने के समय वो दूसरा विचार भी नहीं करते, सेकंड थॉट भी उनके मन में नहीं आता है। इट डजंट मेक ए डिफरेंस टू देम वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, दे देयर एम इज सिंपली टू किल। तो उनके मन में यह विचार भी नहीं आता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है या अपराधी है, मेरा कोई अपराध इसने किया है इसलिए ये इसको मारने जा रहा हूँ, या बिना अपराध के ही निर्दोष व्यक्ति को भी मैं मारने जा रहा हूँ। तो आतंकवाद की घटनाओं में ज्यादा करके निर्दोष व्यक्ति मरते हैं। लिशिया इज परपेचुअली एट वर्क। तो लिशिया का काम 24 घंटे सातों दिन चल रहा है। तो ये तो हर समय कार्य करती रहती है। कभी हमारे भाव जो हैं रुकते नहीं हैं, विचार जो है मन मस्तिष्क में आना उनका रुकता नहीं है। स्वप्न में भी हम देखते हैं कि विचार आ ही जाते हैं। डिफरेंसेस इन थॉट्स
can be seen in every field, even within a family. एक जो परिवार होता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति के अपने अलग विचार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग-अलग प्रकार के कर्मों से बंधा हुआ है। तो कभी ये नहीं सोचें कि ये व्यक्ति मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। उस व्यक्ति के कर्मों का उदय हो सकता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है और उसके व्यवहार को कर्म भी प्रभावित कर रहे हैं और लेश्या भी प्रभावित कर रही है। At times, the head of the family expels his son from the house in anger and resentment. तो बताया गया है कि कभी-कभी क्रोधित होकर के परिवार का जो मुखिया होता है, अपने पुत्र को भी घर से बाहर निकाल देता है। He doesn't even provide him with basic necessities. वो अपने पुत्र को जो है जीवन जीने के लिए कुछ जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ जो ज़रूरतें होती है उसकी, उनको पूर्ण नहीं करता और उसको घर से निकाल देता है। व्यक्ति की जो साधारणतया ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसको वो पूरी नहीं करता है। A lot of desirable actions A lot of undesirable actions can happen in relations like father-son, daughter-in-law and mother-in-law, brothers, etc. तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी अवांछित परिस्थितियां हो सकती है जब आदमी जो है रिलेशंस यानी संबंधों के साथ व्यवहार करता है। हमारा पूरा संसार ये संबंधों का संसार है। यहाँ पर हम एक दूसरे से संबंधित हैं, किसी से मित्र रूप में, किसी से किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं, किसी से किसी और व्यवहार से, बिजनेस के समझ लो, व्यवसाय से संबंधित, कोई मेरा ग्राहक है, कोई मेरा सप्लायर है। तो इस प्रकार से हम रिश्तों से बंधे हुए हैं, जैसे कि पिता पुत्र, कोई किसी की बहू है तो कोई किसी की सास है, तो कोई किसी का पति है तो कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का भाई है तो कोई किसी की बहन है। इस प्रकार से ये रिश्तों का संसार है। जस्ट यस्टरडे ए मैन केम टू मी एंड नरेटेड एन इंसिडेंट अबाउट हिज मिजरी। तो उसके साथ क्या घटना घटित हुई, एक व्यक्ति आता है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वो अपनी घटना निवेदित कर रहा है कि मैं कल ही मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने एक घटना मुझे सुनाई और उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार हुआ है उसके बारे में उसने बताया। He said that his family is suffering gravely since the last 6 months because of some black magic done on his son by their daughter-in-law and her family. देखिए कैसा उदाहरण आया है। किसी पत्नी ने अपने पति के ऊपर ही काला जादू किया है। He said that his family is suffering gravely. उसका परिवार जो है बहुत बुरी तरीके से जो है बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहा है, दुखी है, बहुत बुरी तरीके से दुखित किया जा रहा है। पिछले 6 महीनों से हमारी बहू ने मेरे पुत्र के ऊपर कोई काला जादू कर लिया है, जिसके कारण हमें बहुत ही दुख 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 को सहन करना पड़ रहा है। हम बहुत ही बुरी परिस्थिति में हैं और डॉटर इन लॉ एंड हर फैमिली यानी कि मेरी बहू और बहू के परिवार वालों ने हमारे ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है। उसके कारण हमारी जो है परिस्थिति बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गलत हो गई है। हमको बहुत ही दुखों का पहाड़ हमारे पर टूट पड़ा है। हिंदी में कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है। तो इस प्रकार से एक घटना एक श्रावक ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सुनाई और वहां वो ये इस पुस्तक में लिखी हुई है। Why do you think such things occur? तो प्रश्न आया है कि ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती हैं? Such incidences are short term while the game of Lesia is active 24/7. तो बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं तो छोटे समय के लिए घटित हो जाती हैं, लेकिन लेशिया जो है वो तो 24 घंटे और सातों दिन चल रही है। वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। कभी कृष्ण लेशिया चल रही है हमारे भीतर, कभी नील चल रही है, कभी कपोत चल रही है, तो कभी तेजस, पद्म और शुक्ल भी चल रही है। तो
बताया जाता है तत्व ज्ञान में कि छहों लेशियाएं हमारे भीतर चलती रहती हैं। कभी कोई उतार चढ़ाव आता है, तो कभी कोई तो उसके कारण, उस उतार चढ़ाव के कारण हम कृष्ण लेशिया में भी जा सकते हैं, और कभी शुभ विचारों में है तो हम शुक्ल लेशिया तक भी पहुंच सकते हैं। It seems that a man is a puppet in the hands of Lesia, dancing to its tunes. तो इस प्रकार से बताया गया कि जो लेशिया है वो एक कठपुतली की तरह हमको नचाती रहती है, और हम उसकी ट्यून्स के ऊपर नाचते रहते हैं। वो जिस प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि ये तो अंगुली के इशारों पर हमें नचा रहा है, तो जो कठपुतली का प्रशिक्षित व्यक्ति होता है वो धागों से कठपुतलियों को नचाता है, और अपने हाथ से वो कठपुतलियों को नचाते समय कठपुतलियों से नाटक भी करवा देता है। हमने बचपन में ऐसा देखा है। तो इस प्रकार से जो लेशिया है हमारे को कठपुतली की तरह नचा रही है। साइकोलॉजिस्ट हैव एनालाइज्ड द माइंड अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल ट्रेट्स, बट नो वन हैज इंटरप्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकिक कलर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ बताया गया है कि जो मानस विज्ञानी होते हैं, जो मानस शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, उन्होंने मानसिक परिस्थितियों को समझा है और उसका विश्लेषण किया है। व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर उन्होंने इसका विश्लेषण किया है, लेकिन कोई भी आज तक जो है लेशिया का साइकिक कलर्स, यानी लेशिया अंग्रेजी में साइकिक कलर्स कहते हैं, और लेशिया के इस सिद्धांत को व्यक्ति के व्यवहार के साथ अभी तक नहीं जोड़ पाया है, उस दृष्टि से उसको नहीं देख पाया है। लेकिन भगवान महावीर ने लगभग 2500 वर्ष पहले ही ये सब हमारे लिए लिख दिया था। और उन्होंने तो सिर्फ बोला होगा, लिखने के लिए तो जो उनके उसके बाद में जो आचार्य हुए हैं उन्होंने लिखा है। और जो लेखन की कला का विकास भी बाद में हुआ है। पहले तो मौखिक रूप से ही सारा याद किया जाता था। जो गणधर होते थे वो भगवान की वाणी को सूत्रों में गुंफित करते थे, और फिर शिष्य परंपरा परंपरा चलती थी। एक आचार्य से दूसरे आचार्य को मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था। और आपने सुना ही होगा, 14 पूर्वधारी होते थे। 14 पूर्वों का ज्ञान वो एक अंतर मुहूर्त में रिवाइज कर लिया करते थे, उसको याद कर लिया करते थे और चितार लिया करते थे। तो ऐसे ज्ञानी संत आचार्य हुआ करते थे। धीरे धीरे करके 14 पूर्वों का ज्ञान लुप्त होता गया, थोड़ा थोड़ा करके 10 पूर्व, फिर 9 पूर्व, फिर 1 पूर्व, और फिर ऐसी परिस्थिति आ गई कि ज्ञान को लिखना पड़ा। और आज जो भी हमें उपलब्ध है उन ज्ञानी पुरुषों के कारण, उन आचार्यों के कारण, जिन्होंने उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया और लिख करके सुरक्षित रखा। तो बात ये चल रही थी कि अप्रीहेंडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ मुनि कीर्तिधर प्रियंकर फर्दर आस्क्ड। तो बात ये चल रही थी कि आज के मानस शास्त्र के ज्ञाता भी लेशिया के साथ मनुष्य के व्यवहार को संबंधित नहीं कर पाए, उसके उसके महत्व को नहीं समझ पाए। लेकिन भगवान महावीर ने हमें इतने वर्षों पहले ये बात समझा दी थी। अप्रीहेंडिंग द एक्सप्लेनेशन, तो ये सब चीजें समझ करके, ये विस्तार से जो उदाहरण के साथ जो विवरण मुनि कीर्तिधर जी ने दिया, वो प्रियंकर सुनता है और फिर आगे पूछता है, आई वुड लाइक टू नो इन डेप्थ अबाउट नील लेशिया एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो अब नील लेशिया के लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है। तो मुनिश्री कहते हैं, अभी ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। नील लेशिया के 6 लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। कृष्ण लेशिया पहले संपन्न हो गई, उसको बहुत विस्तार से हमने सुना। कृष्ण के बाद नील लेशिया आती है। आलसो मंद बुद्धिश्च, तो कोई व्यक्ति आलसी है, मंद बुद्धि है। आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्ध पर वंचक कातरश्च सदा मानी नील लेशिया दिको नरह। कितना सुंदर संस्कृत में उस समय में हर चीज को सूत्रबद्ध, यानी लिपिबद्ध, या जैसे भी मौखिक रूप से भी जो वो बताते थे ज्ञानी पुरुष, तो उसका श्लोक बन जाया करता था। इतना सुंदर श्लोक जो है संस्कृत में बन गया है। आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्ध परवंचिक कातरश्च सदा मानी नील लेशाधिको नरः। तो
कोई व्यक्ति आलसी है, मंदबुद्धि है, स्त्रियों में लुब्ध है, परवंचिका है। परवंचिका मतलब दूसरों की जो है बुराइयां करता है। कातरश्च यानी कि कोवड़ यानी कायर, सदा मानी हर समय घमंडी है। ये सब जो है नीललिस्या जिसमें अधिक होती है वैसे पुरुष में ये लक्षण पाए जाते हैं। तो 6 लक्षणों का विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे। लेजीनेस यानी जो आलसी को है उसको अंग्रेजी में लेजी कहते हैं। तो लेजीनेस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ नीललिस्या। तो जो आलसी व्यक्ति है ये पहला लक्षण जो है नीललिस्या का है। सच ए पर्सन टेंड्स टू स्टे आइडल डूइंग नथिंग फॉलोइंग इज ए वियर्ड इंसिडेंट। तो एक उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं करना चाहता, हर समय आलसी की तरह पड़ा रहता है। तो उसका एक उदाहरण बताया जा रहा है। Yesterday we received a letter from a lady stating there is something wrong with my husband. He is well educated, having an MA degree. तो वो श्राविका या औरत क्या कहती है अपने पत्र में, जो कि कल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मिला, मतलब पुस्तक में आ रहा है कि कल हमें एक पत्र मिला, उसमें वह श्राविका कहती है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय हस्बैंड। मेरे पति के साथ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। ही वो बहुत ही ज्यादा शिक्षित है, एमएड किया हुआ है उसने, बट करेंटली ही इज नॉट इवन विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। आजकल वो घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहता है। he has become super lazy and totally inactive। तो वो बहुत ही बड़ा आलसी बन गया है और बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है। It is shameful to say, but he needs to be treated like a kid to even answer nature's call। तो बता रही है कि ये एक शर्मिंदगी की बात है कि हमें उसे बच्चे की तरह उसके साथ व्यवहार करना पड़ता है। इवन नेचर्स कॉल यानी बाथरूम जाने के लिए भी, टॉयलेट जाने के लिए भी उसको बच्चे की तरह याद दिलाना पड़ता है। वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस सिचुएशन कुड बी नीललिस्या। तो इस प्रकार के व्यवहार का एक कारण नीललिस्या का होना हो सकता है। When नीललिस्या is prominent, a person disengages himself from all the chores, becomes lethargic and prefers to sleep all day। जब नीललिस्या का प्रभाव होता है, जब व्यक्ति में नीललिस्या ज्यादा होने लगती है, प्रोमिनेंट होने लगती है, पर्सन डिसएंगेजेस हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द कोर्स। तो जो रोज के कार्य हैं, कार्यकलाप हैं, जैसे सुबह उठ करके हम दातुन करते हैं, नहाते धोते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो ये सब जो है क्रियाशीलता जो है उस व्यक्ति में नहीं होती है। ही बिकम्स लिथार्जिक एंड प्रिफर्स टू स्लीप। तो वो व्यक्ति जो है आलसी हो जाता है और दिन भर सोते रहना चाहता है। ही लिटरली बिकम्स ए काउच पोटैटो। तो आजकल अंग्रेजी में काउच पोटैटो बोला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सोफा के ऊपर या कुर्सी के ऊपर सिर्फ बैठा रहना चाहता है और कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है। तो जिस प्रकार से एक आलू जो है पड़ा रहता है, वो कुछ भी कर नहीं सकता है, उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी आलू की तरह पड़ा रहता है, कुछ भी करने के लिए उसके मन में इच्छा नहीं जागती। तो द वन हु इज इन कमेंडेबल लेशिया कैन नेवर बी लेजी। तो जो प्रशस्त लेशियाएं हैं, तेजस, पद्म और शुक्ल, उन लेशियाओं में रहने वाला व्यक्ति कभी भी आलसी नहीं रह सकता। दे ऑलवेज रिमेन एक्टिव एंड फुल ऑफ लाइफ। तो ऐसे व्यक्ति हर समय क्रियाशील रहते हैं और हर समय जिंदगी से भरपूर रहते हैं। The lives of our acharyas and renowned monks and nuns depict how one can remain active and alert throughout one's life। तो अगर हम हमारे आचार्यों की और प्रभावशाली मुनियों की और साधियों की जीवनी को पढ़ें, उनको देखें, तो हम हर समय क्रियाशील रह सकते हैं, हर समय सावधान रह सकते हैं और हम हर समय अपने अपने जीवन के प्रति सावधान रह सकते हैं, उस जागरूक रह सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। ऑन रीडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ आचार्य भिक्षु's लास्ट years of his life penned by Jayacharya, Hemraj Swami and
बेनीराम जी स्वामी, his indomitable efforts can be comprehended। तो आगे बताया जा रहा है कि अगर हम आचार्य भिक्षु स्वामी जी की जीवनी को पढ़ें, जो कि जयाचार्य श्री जी ने, हेमराज जी स्वामी जी ने और बेनीराम जी स्वामी जी ने लिखी है। वेणीराम जी स्वामी जी का उदाहरण भी आता है अगर इतिहास पढ़ें तो वो कितने क्रियाशील थे, कितने कितने उन्होंने संघ को आगे बढ़ाने के प्रयास किए होंगे, तो हम समझ सकते हैं उनकी जीवनी को पढ़ें तो। और उनके अंतिम समय को भी पढ़ें तो हमारे को पता चलेगा कि वो अंतिम समय तक क्रियाशील थे। इवन ड्यूरिंग हिज लास्ट year alive, he did all his work by himself, like going for going far away in the jungle to answer nature's call and doing pratikraman in standing posture। तो भिखंडी स्वामी ने अपने अंतिम समय में भी गोचरी के लिए जाते थे और जंगल जाते थे टू आंसर द नेचर्स कॉल, यानी बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए भी बहुत दूर तक जंगल में जाया करते थे। और एक कितनी बड़ी बात है कि उस वृद्धावस्था में भी प्रतिक्रमण जो करते थे वो खड़े खड़े करते थे। आज मुझे भी कहा जाए कि खड़े खड़े प्रतिक्रमण करना है तो मेरे लिए भी मुश्किल हो सकती है। पहले मैं कोशिश करता था, लेकिन फिर कभी कभी कमजोरी जैसा महसूस होता है, तो मेरे लिए भी ये एक कठिन कार्य जैसा लगता है। तो आचार्य श्री भिखंड जी तो मेरे से भी ज्यादा उम्र थी उनकी उस समय में, तो उनके लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा। देयर इज अ फेमस इंसिडेंट, आचार्य श्री भिक्षु वाज रिक्वेस्टेड। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि आचार्य श्री भिखंड जी को किसी ने विनम्र निवेदन किया, महाराज, कंसिडरिंग योर एज यू शुड परफॉर्म प्रतिक्रमण इन सिटिंग पोस्चर। आप कृपया अपनी वृद्धावस्था का ध्यान रखते हुए बैठे बैठे प्रतिक्रमण कर लें। टू दिस आचार्य श्री जी रिप्लाइड, तो इसके बारे में आचार्य श्री ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इफ आई विल डू प्रतिक्रमण इन स्टैंडिंग पोस्चर, द नेक्स्ट जनरेशन विल एटलीस्ट परफॉर्म इट इन सिटिंग पोजिशन। इफ आई ओनली परफॉर्म इट while sitting, the next generation will definitely do it in lying posture। तो क्या बता रहे हैं आचार्य श्री भिखंड जी कि मैं अगर खड़े खड़े प्रतिक्रमण करता हूं तो हमारी अगली जो जनरेशन होगी, अगली जो पीढ़ी होगी, वो कम से कम बैठ करके तो करेगी। अगर मैंने बैठकर प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया तो हमारी आगे की जो पीढ़ी आने वाली है वो सोते सोते प्रतिक्रमण करेगी। तो कितने जो है दूर दृष्टि के सोचने वाले थे, उनके विचार कितने दूर तक पहुंचते थे। उन्होंने उस समय में ही देख लिया कि आगे की पीढ़ी कैसी आने वाली है, तो इसलिए उन्होंने बैठ करके प्रतिक्रमण नहीं किया, अंतिम अवस्था तक भी खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते थे। इवन आचार्य तुलसी, द नाइन्थ आचार्य ऑफ तेरापंथ सेक्ट, परफॉर्म्ड प्रतिक्रमण इन स्टैंडिंग पोस्चर एट द एज ऑफ 83। तो अब आचार्य श्री तुलसी के उदाहरण के माध्यम से ही यही बात बताई जा रही है कि आचार्य श्री तुलसी भी जो है 83 मतलब 83 वर्ष की उम्र में भी खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते थे। कितनी बड़ी बात है। ही वॉज डायनेमिक एंड ऑलवेज ऑक्यूपाइड। वो हर समय क्रियाशील थे, हर समय अपने आप को व्यस्त रखते थे, वेदर इट बी विथ टीचिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, कंपोजिंग न्यू वर्सेस, राइटिंग लिटरेचर और इवन हैविंग स्पिरिचुअल कन्वर्सेशंस विथ पीपल। तो क्या क्या करते थे वो बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अपने आप को वो व्यस्त रखते थे। तो सिखाने में, यानी टीचिंग, यानी लोगों को शिक्षा देने में, सिखाने में, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, आगमों को पढ़ने में, कंपोजिंग न्यू वर्सेस, बहुत सारे नई प्रकार की कविता लिखने में, नए नए श्लोक लिखने में, नए नए दोहे लिखने में, राइटिंग लिटरेचर, साहित्य लिखने में, और आगे बताया कि स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन मतलब लोगों के साथ आध्यात्मिक बातचीत करने में वो अपने आप को व्यस्त रखते थे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। इट इज वेरी डेंजरस टू बी लेजी। तो आलसी होना बहुत ही खतरनाक बात है। देर आर इनन्यूमरेबल स्टोरीज ऑन मोकरी कॉज्ड ड्यू टू लेजीनेस। बहुत सारी कहानियां हैं कि आलसी व्यक्ति के ऊपर लोग हंसते हैं। वन सच इंसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड बिलो। एक उदाहरण के माध्यम से हमें बताया जा रहा है, वो उदाहरण क्या है हम पढ़ते हैं। There were two men taking a nap under a mango tree। दो व्यक्ति थे
जो कि आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे। ए ठाकुर हैपन टू पास बाय ऑन ए हॉर्स। तो वहां से एक ठाकुर जो है एक घोड़े पर अपने घोड़े पर बैठ करके यात्रा कर रहा था, तो वहां से होकर के गुजरता है। वन ऑफ द मैन शाउटेड फॉर हेल्प। एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि मेरी मदद करो। ऑन लिसनिंग टू द क्राई, ठाकुर रैन टुवर्ड्स देम। जब ठाकुर जो क्षत्रिय लोगों का एक ऐसा उनकी भावना रहती है कि कोई अगर मदद के लिए चिल्लाता है तो वो मदद करने के लिए जाते हैं। क्षत्रियों के कारण ही देश की रक्षा होती है। सेना में भी देखें तो क्षत्रिय व्यक्ति वहां पर भर्ती होते हैं। और पुराने जमाने में भी राजा होते थे, उस समय में भी प्रजा की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय व्यक्ति सेना में भर्ती होते थे। तो इसने जब मदद की गुहार सुनी तो दौड़ते हुए आया। द मैन सेड, कैन यू प्लीज स्क्वीज दैट मैंगो इन माई माउथ। अब उसका निवेदन सुनिए आप। हंसी आती है लेकिन उसका निवेदन सुनिए। वो कहता है कि ठाकुर साहब ये आम जो है मेरे मुंह में थोड़ा दबा दीजिए ना। इरिटेटेड द चिफ्टन येल्ड। तो इससे जो चिढ़ करके ठाकुर साहब क्या कहते हैं, यू फूल, व्हाई डिड यू कॉल मी फॉर दिस सिली थिंग, यू कुड हैव आस्क्ड द पर्सन स्लीपिंग बिसाइड यू। तो ठाकुर साहब कह रहे हैं कि हरे मूर्ख, तूने इसके लिए मुझे चिल्ला करके बुलाया, इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए। तुम्हारे बाजू में जो सोया हुआ है उसी को जगा करके बोल देते कि भाई मेरे मुंह में ये आम दबा दो। तो इन दैट मोमेंट द अदर पर्सन इंटरप्टेड। उस समय दूसरा व्यक्ति जो है ठाकुर साहब को रोकते हुए बोलता है, टोकते हुए बोलता है, वाई शुड आई हेल्प हिम। मैं क्यों उसकी मदद करूं, ही इज वेरी लेजी। वो तो बहुत ही ज्यादा आलसी है। यस्टरडे नाइट, कल रात्रि की बात है, ऑन माई रिक्वेस्ट ही डिडंट इवन शू अवे द डॉग हु वाज लिकिंग माई फेस। तो ये इससे भी बड़ा आलसी निकला। ये कहता है कि कल रात को मेरे मुंह को कुत्ता चाट रहा था, गली का कुत्ता जो है मेरे मुंह को चाट रहा था, और मेरे निवेदन पर इस आलसी ने उस कुत्ते को भगाया भी नहीं। तो मैं क्यों इस आलसी की मदद करूं। व्हाट गिव्स राइज टू सच ए बिहेवियर। तो इस प्रकार के व्यवहार का जो है जन्म कहाँ होता है, कहाँ से इस प्रकार के व्यवहार की शुरुआत होती है। देयर ought to be some influential element in the body which nurtures this behavior। तो कुछ ना कुछ हमारे भीतर ऐसा जो तत्व होना चाहिए जो प्रभावित करता है हमारे शरीर को और हमारे इस प्रकार के व्यवहार को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी वाणी को। कोई ना कोई तत्व ऐसा होना चाहिए जो इस प्रकार से प्रभावित करता है। आगे बताया गया, ए पर्सन हैविंग प्रोमिनेंट नील लेशिया टेंड्स टू बिकम वेरी लिथार्जिक, टॉर्पिड, इनएक्टिव एंड इंडोलेंट। तो जो नील लेशिया वाला प्राणी है वो बहुत ही ज्यादा आलसी और निष्क्रिय हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, और वो पड़ा ही रहना चाहता है, जीवन भर कुछ भी करना नहीं चाहता। 10 मिनट बचे हैं, 11 मिनट। तो कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, स्वाध्याय को ही आगे चला लेते हैं। तो प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। फीबल माइंडेडनेस। द सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ नील लेशिया इज फीबल माइंडेडनेस। मंद बुद्धि होना भी नील लेशिया का एक उदाहरण है। द माइंड ऑफ सच ए पर्सन रिमेन्स डल। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है वो इतना शार्प नहीं होता है, इतना तीव्र तेज नहीं होता है, वो भोंटा होता है। कहते हैं ना, चाकू के ऊपर धार कैसी है, तेज है या भोंटी है। तो उसका मंद बुद्धि होता है, तो उसका मस्तिष्क इतना तेज नहीं होता है। दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो वो कुछ भी समझने के लायक नहीं रहते हैं, और कोई भी बात उनको समझाने की कोशिश करें तो वो उनकी समझ में नहीं आती है। हमने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे होते हैं तो किसी को गणित समझ में नहीं आती है, तो किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तो कोई गणित में बहुत ज्यादा तेज होता है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है गणित विषय में, और किसी का विज्ञान विषय में बहुत तेज चलता है, तो किसी का आर्ट्स विषय में बहुत, कला के विषय में बहुत तेज चलता है। तो कोई बड़ा होकर के कलाकार बन जाता है, कोई बड़ा होकर के वैज्ञानिक बन जाता है, तो कोई बड़ा होकर के गणितज्ञ बन जाता है, कोई बड़ा होकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, तो कोई इंजीनियर बन जाता है। तो ये सब अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, और
कर्म भी प्रभावित कर रहे हैं, लेश्या भी प्रभावित कर रही है, और हमारा पुरुषार्थ भी हमें प्रभावित कर रहा है। तो कभी भी हमको अपने आप को नियति के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी घटना के पीछे 5 समवाय लगे रहते हैं, और उनमें कर्म और नियति तो जो है प्रभावित करती ही है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी हमारे भाग्य को बदलने के लिए, प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे हाथ में एक हथियार की तरह है। हम हमारा भविष्य स्वयं लिख सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। तो ये पुस्तक पढ़ने से हमें यही समझ में आता है कि किस प्रकार से हम अपनी विचारधारा को प्रभावित करें, उसे प्रशस्त बनाएं, और अपने पुरुषार्थ से अपने भविष्य को सुंदर बनाएं। जो नकारात्मक विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, उनको सकारात्मक विचारों में परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ करें। आज जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, यह भी एक अशुभ से शुभ की ओर जाने का प्रयास है, नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की तरफ जाने का प्रयास है। लगभग 2 सामायिक के समय में शायद कोई एकाध विचार भी ऐसा न आया हो जो कि नकारात्मक हो। हमने सकारात्मकता की तरफ प्रस्थान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आप भी इस प्रयास में खुद तो जुड़े ही, और लोगों को भी जोड़ने का लाभ लें। यह आपको पता ही है कि दलाली का लाभ भी कितना बड़ा होता है। पुण्य श्रावक की दलाली का लाभ जो है राजा श्रेणिक के पूरे राजपाट से भी बड़ा था, ऐसा भगवान महावीर ने फरमाया है। तो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट डिजायर फॉर लस्ट, तो ये एक बड़ी बात है। सो ये तीसरा एट्रीब्यूट है। हमने कौन से लक्षण पढ़ लिए अभी तक? आलसी, मंदबुद्धि, और अब आ रहा है लस्ट। तो कांस्टेंट डिजायर फॉर लस्ट, स्त्री लुब्ध, ये तीसरा लक्षण है। दिस इज द थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ नीललेशिया। ये एक तीसरा लक्षण जो है वो बताया गया है नीललेशिया का। दिस पर्सन सफर्स फ्रॉम क्रेविंग फॉर लस्ट, यानी कि जो व्यक्ति हर समय स्त्री लुब्ध का मतलब यही होता है कि स्त्रियों से बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां कहा जा सकता है, स्त्री के लिए पुरुष कहा जा सकता है, और नपुंसक के लिए स्त्री पुरुष दोनों कहा जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है इन सब आकर्षणों में फंसा रहता है। हिज माइंड इज क्लाउडेड बाय थॉट्स ऑफ लस्ट, तो इस प्रकार से विचारों में उलझा रहता है हर समय उसका मस्तिष्क। हिज एंटायर एनर्जी एंड विजन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स लव, लस्ट एंड फूड। तो ऐसे व्यक्ति का जो मस्तिष्क है भोजन और स्त्री और प्यार आदि इस प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। तो हर समय ऐसे इस प्रकार के विचारों का आना भी अच्छा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा लक्षण आ रहा है डिसीट। डिसीट का मतलब है धोखाधड़ी। तो स्त्री लुब्ध के आगे क्या शब्द आया था? परवंचकः। परवंचकः का मैंने उस समय गलत मतलब लगा लिया था। परवंचकः का मतलब है डिसीट, यानी धोखा देना, पर के साथ वंचना करना। परवंचकः यानी उसका संधि विच्छेद करें तो पर प्लस वंचकः, या समास विच्छेद करें, समास ही होगा ये, परवंचकः संधि नहीं लग रही है। तो पर यानी दूसरों को, वंचकः यानी दूसरों को धोखा देने वाला। दिस इज फोर्थ एट्रीब्यूट्स ऑफ नीललेशिया। तो यह नीललेशिया का चौथा लक्षण है। पीपल विथ सच लेशिया आर डिसीटफुल एंड बिलीव इन स्वेंडलिंग अदर्स, यानी इस प्रकार की लेशिया, इस प्रकार की भावधारा वाले जो लोग रहते हैं वो दूसरों को धोखा देने में, दूसरों को किसी भी प्रकार से जो है लूट लेने में, माया कपट से उनको उनका नुकसान करने में लगे रहते हैं। कनिंगनेस, चतुराई जो है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कनिंगनेस बिकम्स देयर हैबिट, तो वो चतुराई का गलत उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग करते हैं। वी ऑफन हियर अबाउट डिसीटफुल बिहेवियर इन मैटर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप। जब कभी बहुत बड़ा लालच हमारे सामने आ जाता है, भले वो प्रॉपर्टी का हो या प्रॉपर्टी की ओनरशिप का हो, उस समय कभी कभी हमारे भीतर भी मन में ऐसा विचार आ सकता है कि किसी को धोखा दे करके और ये प्रॉपर्टी हम खरीद लें या ले लें, या कम पैसों में ले लें, किसी को बहला फुसला करके ले लें। तो इस प्रकार का विचार भी आना ठीक नहीं है।
तो किसी की दूसरे की धन संपत्ति के ऊपर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। When someone is on the deathbed, तो जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर है, their family is more concerned about who shall receive the property than about the person। तो उस समय कभी-कभी परिवार के मन में ऐसा आ जाता है कि वो उस व्यक्ति के दुखों के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उसके जाने के बाद क्या-क्या उनको मिलने वाला है, उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लालच व्यक्तियों के भीतर आ सकता है। They keep on plotting deceitful ways to get their signature on the will or other legal papers। तो धोखाधड़ी से वसीयत के ऊपर और कानूनी कागजात के ऊपर वो उस व्यक्ति से दस्तखत करवा लेने की भी सोच लेते हैं और कई बार करवा भी दिए जाते हैं। तो मृत्यु के पहले कई बार हमने सुना है कि वसीयत जो है बदल गई। पहले वसीयत कुछ और थी, लेकिन वो बदल गई, क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति की क्षमता जो है कम हो जाती है और उस समय वो जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं उसका लाभ उठा करके गलत दस्तावेज पर साइन सिग्नेचर दस्तखत करवा लेते हैं। तो इवन व्हेन अ मैन डाइज एट यंग एज leaving behind his wife and children, the family is more interested in getting the signature of the widowed, being least bothered about her and her children or even the dead body। तो कभी-कभी देखा जाता है कि जवानी में ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पीछे उसके बच्चे और उसकी पत्नी है, जो कि इतने अनुभवी नहीं है और इतने हो सकता है कि शिक्षित भी ना हो। कभी-कभी पुराने ज़माने में तो जो अगर जवानी में मृत्यु हो जाए पति की, तो पत्नी का हाल बहुत बुरा हो जाता था, क्योंकि वो तो ना तो उसको शिक्षित किया गया था, ना कुछ उसको कोई बातें सिखाई गई थी, ना कोई उसको जानकारी दी गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी की हालत जो है बहुत बुरी हो जाती थी, उस परिवार के बच्चों की हालत भी बहुत बुरी हो जाती थी और परिवार के दूसरे लोग, दूसरे रिश्तेदार गलत तरीके से उनको फँसा करके और विधवा को फँसा करके और संपत्ति के कागज़ात पर दस्तखत करवा दिया करते थे या कोशिश करते थे, तो इस कारण से उस परिवार की हालत बुरी हो जाती थी। Distrust is the poisonous fruit which germinates from the seed of deceit। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति दूसरे के लिए खड्डा खोदता है, कई बार वो स्वयं उसी में गिर जाता है। तो डिस्ट्रस्ट इज द पॉइजनस फ्रूट। तो ये धोखाधड़ी करना एक ऐसा जहरीला फल है विच जर्मिनेट्स फ्रॉम द सीड ऑफ डिसीट। तो वो डिस्ट्रस्ट यानी एक दूसरे के ऊपर फिर विश्वास नहीं होता है। तो अविश्वास का जो फल है वो कहाँ से आता है? धोखाधड़ी से आता है। एक बार किसी ने धोखा दे दिया तो आप उसके ऊपर अगली बार विश्वास नहीं करेंगे। कहा भी जाता है कि जो काठ की हांडी होती है वो आग के ऊपर दूसरी बार नहीं चढ़ती, एक ही बार में जल करके समाप्त हो जाती है। A heart-touching verse of आचार्य सोमदेव सूरी is as follows। तो पुराने जमाने में बहुत बड़े आचार्य हुए थे सोमदेव सूरी जी, उन्होंने कई रचनाएं की हैं, उनमें से एक श्लोक यहाँ बताया जा रहा है। तो समय तो पूरा हो गया है, तो इस श्लोक को सुना देता हूँ, अगली बार में इसको विस्तार से लेने का भाव है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। मायाम विश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशया सोनर्थ सार्थम न पतंतम मिक्षते यथा बिडालो लकुटमम पयः पिबान। जिस प्रकार से एक बिल्ली लकड़ी का डर छोड़ करके दूध पीने के लिए जाती है, उसी प्रकार से लोग माया करके दूसरों का धन संपत्ति लूटने में व्यस्त रहते हैं। उनको उस समय यह भान नहीं पड़ता कि उनके ऊपर डंडा भी पड़ सकता है। तो ये इस प्रकार का श्लोक है। आज का स्वाध्याय यहीं पे संपन्न करते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, और नहीं तो मंगल पाठ सुन सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा से सुने मंगल पाठ।
ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। एषो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम्, अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिटियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःकरं ये करन्ति तम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचंद्राध्य मंगलं तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, गुरु गौतम ने सुमरिए मनवांछित फल दातार, मनवांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद आप सबको जुड़ने के लिए। जय जिनेन्द्र।